So, good morning, students. So, today we will begin with new chapter, motion in straight line. वेक्टर्स हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, तो आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर को हमने एक बार नाइन्थ क्लास में भी पढ़ रखा है, तो हम नाइन्थ क्लास का भी एक बार वापस से पढ़ेंगे और उसमें थोड़ा और डिटेल स्टडी करेंगे और फिर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे एलिवेटर। जैसे एलिवेटर सिर्फ वन डायरेक्शन में चलता है, तो दैट इज़ गुड एग्जांपल फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि मोशन होता क्या है, व्हाट इज़ मोशन। ठीक है, तो मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज चेंज ऑफ पोजीशन। It is defined as change of position of an object with respect to an observer with time। तो मतलब मोशन को डिफाइन किया गया है कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विद टाइम। तो देखिए, हमें जब भी हम मोशन डिफाइन करेंगे तो हमें ऑब्जर्वर स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई एक कार है, उसमें दो पर्सन्स ट्रेवल कर रहे हैं और वो कार मूव कर रही है, और सपोज़ एक पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है। तो जब वो ग्राउंड वाला पर्सन कार के किसी पर्सन को देखेगा तो उसको वो मूविंग दिखेगा, लेकिन जो दूसरा पर्सन है जो कार में बैठा है वो उस पर्सन को देखेगा, कार वाले पर्सन को, तो वो उसको रेस्ट पर देखेगा। तो एक ही पर्सन मूविंग भी हो सकता है, नॉन मूविंग भी हो सकता है डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए। तो इसलिए जब भी हम मोशन डिस्क्राइब करेंगे तो हमको इस ऑब्जर्वर को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? तो ऑब्जर्वर को फिजिक्स की लैंग्वेज में रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ऑब्जर्वर मतलब रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम मतलब दो चीज़ें। रेफरेंस फ्रेम मतलब पहला तो सेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और दूसरा एक क्लॉक। इसका मतलब जब भी हम ऑब्जर्वर को डिफाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक सेट ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस बनाएंगे। फिजिक्स की लैंग्वेज में ये मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम ऑब्जर्वर को कैसे डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस बनाएंगे, और यहाँ पर जो ऑरिजिन है यहाँ पर हम ऑब्जर्वर को बिठा देंगे इस ऑरिजिन पे। ठीक है, और इसके पास एक क्लॉक भी होगी जिससे वो टाइम वेरिएशन मेजर कर सके। तो जो एक्स वाई जेड एक्सिस हमने क्यों बनाया, क्योंकि जो भी पर्सन मूव करेगा उसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो फिर पोजीशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट से। तो इसलिए हमने एक्स वाई जेड एक्सिस बनाई, और उसके पास एक क्लॉक भी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम वेरी करने के साथ वो बहुत सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करता है, जैसे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन वगैरह। तो दिस सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड अ क्लॉक विथ क्लॉक, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो अब देखिए, ऑब्जर्वर हमें समझ में आ गया कि फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो अभी ऑब्जर्वर बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेगा जो चीज़ मोशन में है उसके लिए, जैसे पोजीशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड,
वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हम टर्न बाय टर्न ये सारी डेफिनेशंस देखेंगे ये क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, पोजीशन से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्योंकि चैप्टर का नाम दिया है, तो मैं इस चैप्टर में सिर्फ मोशन वन डायमेंशन वाला कंसिडर करूँगा। बाकी सारे मोशन हम 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन और किसी और टाइप का मोशन वो हम किसी और नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोशन इन वन डायमेंशन में सबसे पहले हम पोजीशन देखेंगे क्या होता है। तो व्हाट इज पोजीशन? तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिख सकते हैं, पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और दूसरी बात हम पोजीशन वैसे एक्चुअल में होता क्या है, इट इज़ लाइक एड्रेस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो भी जिस चीज़ की हम पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं उसका वो एड्रेस है। तो जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेट्स से ये एक्स एक्सिस ही है और कोई पार्टिकल इस एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है और ये लेट्स से 0,0 वाला पॉइंट है, ऑरिजिन है। तो लेट्स से ऑब्जर्वर यहीं पर है और पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, x इज इक्वल टू 2 + t। मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि उसका टाइम के साथ x कोऑर्डिनेट ऐसे वेरी कर रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो फिर अगर हम पूछें कि एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ होगा, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 2 पे। तो इसका मतलब पोजीशन क्या हुई, x इज इक्वल टू 2। तो क्योंकि वेक्टर है ये तो हम बोल सकते हैं +2i कैप। समझ में आया? ऐसे ही अगर पूछा जाए t इज इक्वल टू 2 पे कहाँ पर होगा, तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब 4i कैप। तो पोजीशन क्लियर हुआ। तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है वो, और हम वेक्टर नोटेशन भी जानते हैं। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पर था और वो मूव करना स्टार्ट किया और इस तरीके से मूव किया, लेट्स से यहाँ तक, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट तक गया इस पाथ के जरिए। हालांकि मैं 1 डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी एग्जांपल लिया है मोशन इन 2 डायमेंशन का, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लीजिए ए से बी इस पाथ से गया, तो ए से बी का बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये वाला जो मैंने शेड किया, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लिख सकते हैं, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इसका मतलब हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लीजिए इनिशियली पोजीशन x इनिशियल थी और फाइनली x फाइनल थी, तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इसको डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ये होगा x फाइनल माइनस x इनिशियल। ठीक है, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं हम, मान लीजिए ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो ये इनिशियली आर आई वेक्टर होगा और ये फाइनली आर फाइनल वेक्टर होगा। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। मैं ऐसा क्यों बोल पाया, सपोज करिए ये एक्स वेक्टर होता
तो हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आर आई, देखिए आर आई वैक्टर प्लस एक्स वैक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर फाइनल। तो एक्स वैक्टर कितना आया, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। लेकिन मैंने यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखा है क्योंकि हम वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट तो क्योंकि आर एक्स के बराबर होगा तो डायरेक्टली इस चैप्टर में हम डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ। मान लीजिए आपको बोला गया कि कोई पार्टिकल है, पार्टिकल पोजीशन चेंज एज एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 2 माइनस टी स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाए कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। मान लीजिए आपसे पूछा गया अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, तो आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमको अभी फॉर्मूला बताया गया, डेल्टा एक्स होता है कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो एक्स फाइनल कितना होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट 2 सेकेंड्स में पूछा है, तो मतलब 0 से 2 सेकेंड्स तक। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्स फाइनल कितना होगा, एक्स फाइनल मतलब एक्स एट टी इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स एट टी इज इक्वल टू 0। तो उसको क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पे कितना होगा ये 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस, और 0 पे कितना होगा सिर्फ 2, तो कितना आ जाएगा ये -2 मतलब -4। समझ आया। तो इसका मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -4। इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में चला ऑब्जर्वर से, ठीक है। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स लेकर दिखा रहा हूँ आपको डिस्प्लेसमेंट के। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन एक क्वार्टर सर्कल में चला, लेट्स से 2 मीटर का रेडियस के एक क्वार्टर सर्कल में चला, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 2√2। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, मान लीजिए आपसे मैग्नीट्यूड ही पूछा है बस, तो मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2 यूनिट्स, ठीक है। लेट्स से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला, फिर 5 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला, फिर 5 मीटर दोबारा से ईस्ट में चला, ठीक है। इस तरीके से मूव किया ए से लेके बी तक। अब आप चाहें तो इस क्वेश्चन को खुद से करके देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें पता है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वाला। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस वाले 5 मीटर को डाउनवर्ड शिफ्ट करा लेंगे, या फिर इसको प्रोड्यूस कर देंगे इस वाली लाइन को, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर होगा तो ये और ये 5 मीटर ही हो जाएगा, और ये भी 5 मीटर होगा। तो फिर ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, √5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ये लेंथ पूरी 10 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। तो इसको ए बी को हम हाइपोटेन्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, √5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये √125, मतलब 5√5 यूनिट्स। समझ में आई बात। तो इतने एग्जांपल्स काफ़ी हैं, बाकी एग्जांपल्स मैं असाइनमेंट में भेजूंगा, वो आप उसमें सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है।
डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। मतलब अगर मान लीजिए इससे पिछला वाला एग्जांपल मैं लूँ, जैसे पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक गया था, तो ये हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, ए से लेके बी तक ये डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन गया वो इस पाथ से था। तो ये जो लेंथ होगी एक्चुअली, इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ मैं सी एक पॉइंट बना दे रहा हूँ, तो बोल सकते हैं ए सी बी इज डिस्टेंस और ए बी इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्टेंस के बारे में हम लिख सकते हैं इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए कुछ कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। मान लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ कंपैरिजन हम करें तो क्या क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। तो देखिए डिस्टेंस जो है स्केलर है सबसे पहले तो, और ये वेक्टर। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और इसके बारे में हम लिख सकते हैं ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस जो होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का मॉड, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देखिए बड़ा तो होगा, ये तो हमें हमेशा समझ में आ रहा है, लेकिन ये इक्वलिटी कब लगेगी? इक्वलिटी जब लगेगी जब पार्टिकल सिर्फ ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन विदाउट टर्निंग बैक। मतलब पार्टिकल सिर्फ एक डायरेक्शन में चले और वो टर्न ना ले, मतलब यू टर्न ना ले, तो उसको हम बोलेंगे, तब हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और बस सीधा चलते जा रहा है बस, और ना तो पीछे मुड़ रहा है ना इधर उधर मुड़ रहा है, बस एक ही पाथ पे चलते जा रहा है, तभी हम बोल पाएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। ठीक है, तो ये दूसरी बात थी। अब हम ऐसे बहुत सारे बोल सकते हैं, जैसे डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, या फिर सिर्फ अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तीसरा हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल सकते हैं कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन हम कर सकते हैं। जैसे एक और कंपैरिजन में बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है हमेशा इंक्रीज़ करता है और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो आज के लेक्चर के लिए इतने डेफिनेशंस काफ़ी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा। तो आप असाइनमेंट सॉल्व करते रहिए। तो आज के लिए थैंक यू।